नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के तीसरे भाग में दृष्टिकोण, आलोचना तथा तुलनात्मक अध्ययन पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। दर्शन के विषय में बताया कि दर्शन दृष्टि देता है और दर्शन दृष्टिकोण देता है और इस दृष्टि या दृष्टिकोण से हम तथ्य को पहचानते हैं, वस्तु को पहचानते हैं, फैक्ट को पहचानते हैं और यही दर्शन हमें क्या करता है कि व्याख्या भी करना बताता है। और यह व्याख्या जो होती है, तथ्य की व्याख्या होती है और वह मुख्य रूप से कारण और कार्य की व्याख्या से संबंधित हुआ करता है। यह तथ्य जो कारण कार्य की व्याख्या से संबंधित हुआ करता है। कोई कवि, कोई लेखक किस काल में हुआ, क्यों हुआ और किस प्रेरणा से उन्होंने कोई काव्य रचा, किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से उन्होंने काव्य की रचना की और फिर इसके लिए उन्होंने किसी विधा का चयन किया तो क्यों किया, फिर उसके लिए किस भाषा को अपनाया और उस रचना की शैली क्या रही। तो इन सबकी हम संगतिपूर्ण व्याख्या करते हैं, कारण और कार्य की व्याख्या करते हैं। तथ्य को समझने के लिए हम उसकी व्याख्या करते हैं। कवि परिस्थिति से या लेखक परिस्थिति से प्रभावित होता है और उस परिस्थिति की भी व्याख्या हम करते हैं और यह दृष्टि या दृष्टिकोण दर्शन देता है हमें और व्याख्या करने की शक्ति भी, व्याख्या करने का सामर्थ्य भी हमें दर्शन ही देता है। और दृष्टि और दृष्टिकोण वो तथ्य को भली भांति समझने के लिए हमें दर्शन देता है। देखना है कि ये दृष्टि कितने प्रकार की होती और बताया कि दृष्टिकोण विचारधारा को कहते हैं और दृष्टि विचार को कहते, तथ्य को कहते। यह ध्यान में रखना है। यह दृष्टि कितने प्रकार की होती है? यह दृष्टि अनेक प्रकार की होती और उसमें एक दृष्टि है साम्राज्यवादी दृष्टि। दृष्टि जो है वह साम्राज्य
वादी दृष्टि या अभिजातवादी दृष्टि है। पहली दृष्टि जो मैं बता रहा हूँ यह साम्राज्यवादी दृष्टि है, अभिजातवादी दृष्टि। और इस दृष्टि से संपन्न इतिहासकार, लेखक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इस दृष्टि से संपन्न इतिहासकार क्या करता है कि तथ्यों को ऊपर से देखने का प्रयास करता है और उसके द्वारा की गई व्याख्या जो है वह साम्राज्य को बढ़ावा देने वाली व्याख्या होती है, अभिजातवादिता को बढ़ावा देने वाली व्याख्या होती है। और इसके विरुद्ध जो दृष्टि होती है वह राष्ट्रवादी दृष्टि होती है, राष्ट्रवादी दृष्टि होती। इसमें जो व्याख्या इतिहासकार के द्वारा की जाती है वह राष्ट्र के सापेक्ष की जाती है, राष्ट्र को केंद्र में रख कर के व्याख्या की जाती। तथ्य वही रहते हैं, लेकिन जो तथ्य बताया दो प्रकार के, कठोर तथ्य और कोमल तथ्य। तो कोमल तथ्य के अंतर्गत व्याख्या आती है, यह व्याख्या भाग है। तो इसमें जो इतिहासकार राष्ट्रवादी दृष्टि से संपन्न होते हैं वे व्याख्या जो करते हैं तथ्य की, वो राष्ट्र को केंद्र में रखकर व्याख्या करते हैं। यह ध्यान में रखना है। और अगली दृष्टि जो होती है वह प्रगतिवादी दृष्टि होती है। प्रगतिवादी दृष्टि या मार्क्सवादी दृष्टि जो आधुनिक दृष्टि है और इसके केंद्र में प्रगतिवाद होता है और मार्क्सवाद हुआ करता है। राजनीति के स्तर पर और दर्शन के स्तर पर भौतिक द्वंद्ववाद हुआ करता है इसके केंद्र में। और फिर यह देखिए जनवादी दृष्टि होती। जनवादी दृष्टि होती जो जन को या लोक को, समाज को केंद्र में रख कर के तथ्य की व्याख्या को बढ़ावा देती है। यह दृष्टि, यह ध्यान में रखना है। जनवादी दृष्टि होती है। उसके बाद सौंदर्यवादी दृष्टि होती है। रूपवादी दृष्टि होती है। रूपवादी दृष्टि में जो साहित्य की व्याख्या की जाती है, किसी रचना की व्याख्या की जाती है, किसी कवि या लेखक पर विचार किया जाता है, तो रूप को केंद्र में रख कर के, और रूप जो है वह शरीर को कहा जाता है। ध्वनि, शब्द, रूप, पद, वाक्य आदि को कहा जाता है।
और उसके बाद आत्मावादी दृष्टि होती है। आत्मावादी दृष्टि होती है और इसमें काव्य की आत्मा को केंद्र में रख करके उसकी व्याख्या की जाती है, तो आत्मावादी दृष्टि होती है। इस प्रकार कई दृष्टियाँ होती हैं, यह ध्यान में रखना है। आत्मावादी दृष्टि में अलंकारवादी दृष्टि है, वक्रोक्तिवादी दृष्टि है, रीतिवादी दृष्टि है, ध्वनिवादी दृष्टि है, रसवादी दृष्टि है। तो ये सब आत्मावादी दृष्टियाँ हैं। तो ये सभी दृष्टियाँ हैं, ये बात जो है स्पष्ट की जा रही है। तो कई दृष्टियाँ बात करनी है साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी और प्रगतिवादी दृष्टि। इसमें कुछ दृष्टियां जो हैं स्पष्ट होती, प्रकट होती, और कुछ दृष्टियां जो हैं वह गुप्त दृष्टियां होती, प्रच्छन्न दृष्टियां होती, और आप कह सकते हैं कि छद्म दृष्टियां हुआ करती। ये स्पष्ट और प्रकट, ये ऐसे समझिए कि साम्राज्यवादी दृष्टि है तो है और बुलंदी से कह रहे हैं, इस दृष्टिकोण से हम तथ्य की व्याख्या कर रहे हैं। राष्ट्रवादी दृष्टि है तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में राष्ट्रवादी दृष्टि से हम साहित्य या उसके साहित्यकार की व्याख्या कर रहे हैं। प्रगतिवादी दृष्टि है तो स्पष्ट रूप से प्रगतिवाद के अनुसार जो है साहित्य या साहित्यकार की व्याख्या हम कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, जनवादी दृष्टि या रूपवादी दृष्टि से या सौंदर्यवादी दृष्टि से। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इसमें छद्मता आ जाती है, प्रच्छन्नता आ जाती है, गोपनीयता आ जाती। कोई इतिहासकार लग सकते हैं कि वे प्रगतिवादी दृष्टि से व्याख्या कर रहे हैं, परंतु बहुत ही सूक्ष्म छानबीन, गहरी छानबीन करने पर आप पाएंगे कि वे राष्ट्रवादी दृष्टि से व्याख्या कर रहे या साम्राज्यवादी दृष्टि से व्याख्या कर, तो या कोई राष्ट्रवादी भी है तो वह साम्राज्यवादी दृष्टि से व्याख्या कर रहा होता है प्रच्छन्न रूप से। यह ध्यान में रखना है। यहाँ समस्या उत्पन्न होती है, कठिनाई पैदा होती है कि वह अपने आप को प्रच्छन्न रख करके स्पष्ट रूप से वह नहीं बताता है, लेकिन जो अध्येता हैं, गंभीर अध्येता हैं, वे समझ जाते हैं कि ये जो हैं राष्ट्रवाद की आड़ में साम्राज्यवादी व्याख्या को बढ़ावा दे रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, यह समझना है। और इसी तरह से प्रगतिवादी दृष्टिकोण से व्याख्या करते हैं, लेकिन दृष्टि से, लेकिन हो सकता है कि उसमें तो ये साम्राज्यवादी क्या करते हैं कि तथ्य को ऊपर से देखते हैं, और ये जनवादी जो व्याख्या करता होते हैं वे तथ्य को नीचे से देखने का प्रयास करते हैं। यह ध्यान में रखने वाली बात है। यह है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन सुबोध मंडल यह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि बिना देखे भी लोग व्याख्या करते हैं। बिना देखे भी,
माना अदृष्टिवादी व्याख्या इसको आप कह सकते हैं कि तथ्य से स्वयं परिचित नहीं होते, हकीकत से खुद रूबरू नहीं होते, लेकिन व्याख्या करते चले जाते हैं। एक तो यह बात हुई। दूसरी बात है कि देखते हैं परंतु समझे बिना व्याख्या कर देते हैं। तो यह भी दृष्टि सामने आती है कि कुछ तो बिना देखे व्याख्या कर देते हैं और कुछ देखते हैं परंतु समझे बिना व्याख्या कर देते हैं। कुछ की व्याख्या जो है पुष्ट होती है और कुछ की व्याख्या जो है वह अपुष्ट होती है। यह समझने वाली बात है। और मैं थोड़े से उदाहरण से इस तथ्य को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बिहारी का नाम जो है, कुछ ने बिहारी लाल कहा है, कुछ ने बिहारी दास कहा है, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने बिहारी को बिहारी दास नाम दिया है। और लेकिन उसकी सटीक व्याख्या जो है, कारण कार्य की संगतिपूर्ण व्याख्या उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में नहीं किया है। यह ध्यान में रखना है। इसकी व्याख्या उन्होंने संगतिपूर्ण पद्धति से नहीं की है। और दूसरी बात कि बड़े ही शोधपूर्वक और शोध का डंका पीटते हुए उन्होंने बिहारी को रीतिकाल के अत्यंत ही प्रसिद्ध कवि केशव दास का पुत्र सिद्ध किया। तो रास्ता ही गलत चुन लेने पर, पद्धति ही गलत ग्रहण कर लेने पर, तो फिर मंजिल तो गलत मंजिल पर पहुँचेंगे ही। तो ये सब होता है। ये अपुष्ट दृष्टिकोण से होता है, कारण से भी होता है। एक बात और यह भी कि 700 के दोहे, लगभग 700 दोहे बिहारी ने लिखे हैं। तो बिहारी रत्नाकर में 713 दोहे हैं और बिहारी ने केवल 700 ही दोहे नहीं लिखे हैं। और किसी संकलनकर्ता ने बिहारी के 800 दोहे भी संकलित किए हैं। तो सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आ जानी चाहिए, जिससे छात्रों को समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यह सब इसीलिए होता है कि खुद तथ्य से सुपरिचित नहीं हुआ करते हैं। तो यह है। दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि प्रेमचंद की कहानियाँ जो हैं मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित हुई हैं और उसमें कुल 203 कहानियाँ प्रकाशित हैं। लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में क्या कहते हैं कि प्रेमचंद की पहली कहानी पंच परमेश्वर है और अंतिम कहानी कफन, यह कहते हैं। यह सब मैंने बता दिया है पहले के वर्ग में, इसलिए इसे विस्तार में अभी जाने का समय नहीं है, आवश्यकता भी नहीं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास खंड 2 में कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानियों की संख्या 300 से अधिक है, जो मानसरोवर के 6 भागों में संकलित है। अब जैसा कि बताया, मानसरोवर के 8 भाग हैं और वे कह रहे हैं कि मानसरोवर के 6 भागों में उनकी 300 से अधिक कहानियाँ संकलित हैं। और 6 भी उन्होंने ये हिंदी वाला 6 लिखा है। ये होता तो समझ में आ सकता था कि मुद्रण अशुद्धि है,
लेकिन यह जो है ये छह है, तो इसमें जो है अशुद्धि, तो अशुद्धि होने का कोई कारण नहीं नज़र आता है। और अशुद्धि क्यों हो, जबकि आपकी पुस्तक के कई संस्करण हो चुके हैं और उतने संस्करणों के पश्चात भी पुस्तक में अशुद्धियां रहती हैं, तो संस्करण का तो कोई अर्थ नहीं रह जाता है, कोई मतलब नहीं होता है। बस बिना संस्कार के ही संस्करण पुस्तकों का लोग करते चले जाते हैं। 47वां संस्करण हो जाता है, लेकिन अशुद्धि जो है वह जहाँ की तहाँ बनी रहती है। यह सुबोध मंडल पुस्तकों में देखता है और खुशी मनाता है। खुशी क्या, दुख होता है यह सब देख कर के कि शिक्षा का यह हाल है, यह ध्यान में रखना है। तो कहते हैं 6 भाग हैं मानसरोवर के और उसमें 300 से अधिक कहानियाँ हैं, जबकि मानसरोवर के 8 भाग सभी जानते हैं और 8 भागों में 203 कहानियाँ संकलित हैं। और किसी एक शोधकर्ता के अनुसार 204 कहानियाँ संकलित हैं, यह ध्यान में रखना है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर हुकुमचंद राजपाल की पुस्तक है और वह लिखते हैं कि प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानियों की संख्या 300 से अधिक है, जो मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित है। तो 300 से अधिक कहानियाँ 8 भागों में संग्रहित नहीं हैं। डॉक्टर कुसुम राय ने हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो है 3 भागों में लिखा है और वे अपने इतिहास के दूसरे खंड में विवरण उनके द्वारा जो है दिया जा रहा है। और वैसे प्रेमचंद की लगभग सभी कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से 8 भागों में सरस्वती प्रेस बनारस से हो चुका है। तो ये वानगी है, छोटी मोटी वानगी है, उदाहरण है। मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा इसलिए होता है कि ये खुद नहीं देखते हैं, जबकि मानसरोवर के 8 भाग जो हैं उपलब्ध हैं, तो उन भागों को कम से कम देख लेना चाहिए। प्रत्येक भाग में कितनी कहानियाँ हैं यह समझ लेने की ज़रूरत है और अपने अध्ययन को पुष्ट करने की आवश्यकता है। तो अपुष्ट दृष्टि से वे लिखते हैं और अगर देख लेते तो यह नहीं कहते कि मानसरोवर के 6 ही भाग हैं, यह भी नहीं कहते कि मानसरोवर के 8 भागों में 300 से अधिक कहानियाँ संग्रहित हैं, संकलित हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि वे बिना देखे ही कह जाते हैं। तो ये दृष्टि के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और कुछ समझे बिना भी कह देते। बड़े बड़े लेखक हैं जो समझे बिना भी कह देते हैं और यह है। तो मैं बता रहा था कि कितनी दृष्टियाँ होती हैं ये, और दृष्टिकोण ये सभी होते हैं तथ्य को भली भांति देखने के लिए, और नहीं देख पाते हैं तो यह दृष्टि दोष है, बहुत बड़ा दृष्टि दोष है। और इसकी व्याख्या जो अगर हम कारण और कार्य के आधार पर नहीं कर पाते हैं तो यह भी हमारी अक्षमता है। तो ऐसे दृष्टि दोष से ग्रस्त व्यक्ति को और जिनमें व्याख्या करने की क्षमता नहीं हो, तो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन के क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों को हरगिज़ 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 नहीं आना चाहिए। तो आज हमने दृष्टि और दृष्टिकोण पर विचार किया है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।